अच्छा, हमने एसईओ को काफ़ी देख लिया है। एसईओ ऑन पेज बेसिक्स को भी, कीवर्ड्स को भी और ऑन पेज को भी। अब जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली अगर हम तरतीब वाइज देखें तो हमारे टेक्निकल एसईओ के कुछ एस्पेक्ट्स में भी रह गए हैं, और या फिर ऑफ पेज। लेकिन ये जो अब जो टॉपिक्स हैं, अगले शायद 2 या 3 लेक्चर इसके ऊपर लगेंगे, वो है हिस्ट्री के ऊपर। इसको एसईओ की हिस्ट्री बोल लें, इसको गूगल की हिस्ट्री बोल लें। ये हमें अब ज़रूरी क्यों है? अब देखिए ना, कोई भी हम फॉर एग्जांपल फ़ोटोशॉप सीखने जाते हैं या वर्डप्रेस सीखने जाते हैं या वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, कुछ भी सीखने जाते हैं, तो हमें वो ये नहीं बताता यार कि आज से 10 साल पहले वेबसाइट्स कैसे बनाई जाती थी या आज 10 साल पहले फ़ोटोज़ कैसे एडिट होती थी। ये जस्ट एक एसईओ ऐसी फील्ड है, मैं समझता हूँ, जिसमें हिस्ट्री बताए बगैर एसईओ इनकम्प्लीट है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एसईओ को, ख़ास तौर पे एसईओ को, बाकी सारे टॉपिक्स को आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूट्यूब से, बड़ी अच्छी यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन एसईओ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ना यूट्यूब पे कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। लोग बड़ा दावे से, बड़े कॉन्फिडेंस से ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं जो शदीद किस्म की घटिया इन्फॉर्मेशन होती है, और वो कॉन्फिडेंस से दे रहे होते हैं। वो न्यू बंदा जो आता है उसके ऊपर एप्लीकेबल कर पे, यानी उसको समझ के वो चल पड़ता है, लेकिन वो काम नहीं करती। उसकी रीज़न क्या है कि एसईओ जो है ना वो डे बाय डे चेंज होती है। इसमें चेंजेस आते ही रहते हैं। हर 6 घंटे, 2.5 घंटे के बाद गूगल की एक न्यू अपडेट आती है, छोटी या बड़ी। साल में 3-4 बड़ी अपडेट्स आ जाती हैं। जब बड़ी अपडेट्स आती हैं, उससे पहले जितनी भी एसईओ की टेक्निक्स काम कर रही होती थी वो एक दफ़ा हिल जाती हैं। तो ज़रूरी है कि मौजूदा एसईओ के ऊपर बात की जाए, जो भी टीचर या मेंटोर बात कर रहा है। तो इसलिए पुरानी एसईओ को डिस्कस करना ज़रूरी है कि जब भी आप जाएंगे एसईओ फील्ड के अंदर, प्रैक्टिकली इन होंगे, आपको मुख्तलिफ टूल्स या आपको मुख्तलिफ वीडियोस, काफ़ी सारा वो चूरन बेचेंगी जो आज से पहले, काफ़ी अर्सा पहले बंद हो चुका है। तो आपको एटलीस्ट पता हो कि ये वो फलानी फलानी चीज़ें हैं, जैसे कीवर्ड डेंसिटी आज भी बिकता है चूरन। तो वो चीज़ें बंद हो चुकी हैं। आप उन ट्रैप के अंदर बजाय फंसने के, आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो आज के दिन के अंदर मैटर करती हैं। तो इन अपडेट्स का जस्ट यही मतलब है कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस रखें अपना, जो वाकई में हमें रिजल्ट देंगी। सही हो गया। अब रह गई बात के, एक इसका और भी पर्सपेक्टिव है कि आज गूगल जिस जगह पे है, जहाँ पे स्टैंड करता है, ये ऐसे ही या वन नाइट में, एक दिन में नहीं बन गया। इसने बहुत सारी अपडेट्स के बाद गूगल आज जो जिस जगह पे स्टैंड करता है वो है। अब ये अपनी मिस्टेक्स से सीख सीख के यहाँ तक पहुँचा है। पिछले दिनों मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी उनकी, गूगल की अपनी ही थी, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि हमारा सर्च इंजन जो है वो अच्छा नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, वो मिस्टेक्स करता है। लेकिन ये है कि हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन हर आने वाला दिन जो है वो पिछले दिन से बेहतर होता है, लेकिन ये है कि स्टिल देयर आर मिस्टेक्स। तो वो उसको इम्प्रूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो उनकी इम्प्रूवमेंट का जो गोल होता है वो जस्ट यही होता है कि यूज़र को रेलिवेंट, सिक्योर, अच्छे और प्योर रिजल्ट्स मिलें यूज़र को। गूगल की हमेशा जहन में यूज़र ही होता है। वो कभी भी एसईओस का ख्याल नहीं रखता। उसकी सिर्फ यही कोशिश होती है कि यूज़र को अच्छा रिजल्ट मिले, यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस मिले, यूज़र को जो वो चाह रहा था, ढूंढने आया था इंफॉर्मेशन, वो उसको एग्जैक्ट और अच्छी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए। उसका सिर्फ मोटिव यूज़र है गूगल का। तो इसी को, यूज़र्स को ही वो जेन में रख के अपने सर्च इंजन के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आते हैं, और इसको डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है। एक कोर अपडेट का लफ्ज़ यूज़ होता है, एक ब्रॉड कोर अपडेट्स का वर्ड यूज़ होता है। वर्ड सिंपल है कि जो कोर अपडेट्स हैं वो अपडेट्स तो हैं, लेकिन उनका कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता। पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ता, वो इतना नोटेबल नहीं होता। छोटे छोटे चेंजेस हैं जो यूज़र गूगल करता ही रहता है। और उन वो समटाइम्स यूज़र तो वैसे नोट बड़ी अपडेट्स को भी नहीं करते, लेकिन ये है कि एसईओज़ की नज़र में भी वो चीज़ें कम ही आती हैं, छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं।
लेकिन ब्रॉड कोर अपडेट्स ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी अपडेट्स होती हैं, जिनका बड़ा अच्छा खासा इम्पेक्ट पड़ता है हमारी एसईओ के अंदर, हमारी एसईओ टेक्निक्स के अंदर। तो ब्रॉड कोर अपडेट्स जो हैं साल में तीन चार अपडेट्स आती रहती हैं गूगल की। छोटी मोटी अपडेट्स जो हैं वो तो रेगुलर चलती रहती हैं। 2011 के अंदर जो नोटेबल, अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा है तो मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट वंस को यहाँ पे नोट किया है स्लाइड्स के अंदर जिनका ज़रूरी है। 2011 के अंदर पांडा एल्गोरिथम के नाम से अपडेट आई थी। इसने थिन कंटेंट, स्पैंड और लो क्वालिटी कंटेंट को वाली वेबसाइट्स को नहीं करना, झंझोड़ना शुरू किया था। इससे पहले होता क्या था कि आप किसी भी एक आर्टिकल के अंदर ना वो लिख के सिर्फ कीवर्ड, फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है बेस्ट माउस, तो बेस्ट माउस बेस्ट माउस बेस्ट माउस 100-200 दफ़ा लिख के छोड़ दें, कुछ भी ना करें, वो पहले नंबर पे आ जाता था। अगर मैंने फॉर एग्जांपल आपने पहले 200 दफ़ा लिख के कीवर्ड को रैंक किया और मैं आप 400 दफ़ा लिख दूंगा तो वो रैंक हो जाएगा। वो क्या हुआ कि उस तरह के अंदर जस्ट कीवर्ड्स को घुसेड़ा हुआ है और आर्टिकल या तो है ही नहीं, या फिर ये भी एक काम होता था कि फॉर एग्जांपल मैंने एक अच्छा आर्टिकल लिख लिया तो आप सब क्या करेंगे, मेरे ही आर्टिकल को पकड़ेंगे। टूल्स ऐसे मिल जाते हैं जिसमें आप जस्ट मेरे आर्टिकल के अंदर सिनोनिम्स चेंज कर देंगे या उसको रीफ्रेज कर देंगे। बात वही है, वर्ड्स थोड़े थोड़े मॉडिफाई करके आप अपनी अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे तो रैंक कर जाएंगे। तो ये स्पिन्ड कंटेंट, थिन कंटेंट, छोटे थिन कंटेंट का वर्ड यूज़ होता है जहाँ पे थोड़ा कंटेंट है। यूज़फुल कंटेंट जो है ना वो थोड़ा, फॉर एग्जांपल आपने 100 इमेजेस लगा दी हैं, आर्टिकल जस्ट एक पैराग्राफ लिखा होगा तो थिन कंटेंट ही काउंट होगा। तो थिन कंटेंट मतलब जहाँ पे आपने कुछ थोड़ा वर्ड, थोड़े कंटेंट को थोड़ा लिखा है वहाँ पे, और क्वालिटी अगर आप नहीं दे रहे तो वो पांडा की अपडेट है। आज भी अगर ये काम को वेबसाइट करती है तो पांडा की अपडेट आज भी है, तो वो उन वेबसाइट्स को डिटेक्ट कर लेगी तो अच्छा रैंक नहीं करती। मेरी एक वेबसाइट है, उसमें एक साथ मेरे कंटेंट राइटर, उसने यही काम करता रहा मेरे साथ, तो वो नहीं रैंक कर सकी वेबसाइट। तो अब मैंने 2-3 दफ़ा ना उसके ऊपर टाइम लगा के 2-4 दिन का, इसे कह रहे हैं कि लगा के उसको 2 दफ़ा वेबसाइट को अपडेट किया है। तो अब दोबारा रिसेंटली अपडेट किया तो लेट्स सी उसमें क्या है। यानी कि जहाँ तो आपका जो थिन कंटेंट, स्पिन्ड कंटेंट है उसको या तो रिमूव कर दो या उसको फिर इम्प्रूव करो, अगर आप इस अपडेट के हत्थे चढ़ गए हैं तो। अगली जो चीज़ थी वो कंटेंट फ्रेशनेस है, 2011 के अंदर ही आई। तो अब गूगल जो है ना, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाउ टू ईट या हाउ टू ड्रिंक वाटर। अब ये 10 साल पहले भी वही कहानी थी, पानी कैसे पीना, 10 साल कहानी वही बनानी है। लेकिन बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स इन 2021, 2020 के अंदर या 2021 के अंदर कौन से मोबाइल फ़ोन्स अच्छे हैं, 2021 में कुछ और होंगे, 2022 में कोई और मॉडल्स आ जाएंगे, 2023 में कोई और मॉडल आ जाएंगे। तो गूगल को अब से ये समझ है कि किस आर्टिकल के अंदर या किस ब्लॉग्स के अंदर फ्रेशनेस ज़रूरी है और किन ब्लॉग्स के अंदर फ्रेशनेस ज़रूरी नहीं है, वो इस अपडेट की वजह से। समझ आ गई। नेक्स्ट है पेंगुइन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट 3 किस्म की एक अपडेट थी। किसी भी कीवर्ड को ना हम कहते हैं कि जी हम लो कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर काम करेंगे, या 30 से ऊपर जो डिफ़िकल्टी है उससे ऊपर नहीं जाएंगे। उसकी जो थर्ड, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा कीवर्ड पिक कर लिया जिसकी डिफ़िकल्टी है 60, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला कीवर्ड है, तो क्या हम उसके ऊपर रैंक नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उसका सलूशन ये होता है कि आप बड़ा अच्छा सा आर्टिकल, बड़ा अच्छी सी एक उसके ऊपर पोस्ट वगैरह जो भी है आप लिखें, उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट से ना आप बैक लिंक्स लें। बहुत सारी वेबसाइट से वोट, इसको वोट काउंट करना कहते हैं। तो वो जो 60 जिसकी डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा, जो हमारे लिए नामुमकिन एक कीवर्ड था, हम उसके ऊपर एज अ न्यू वेबसाइट भी रैंक कर सकते हैं। सिर्फ नुस्खा क्या है कि हमें बैक लिंक्स चाहिए दूसरी वेबसाइट से। तो ये एक आसान सा नुस्खा था, रैंक करना है तो हज़ारों बैकलिंक्स बनाओ और रैंक कर जाओ। तो लोगों ने यही करना शुरू कर दिया। मार्केट प्लेसेस बन गई, लोग ऐसे निकल आए दफ्तर खोल के बैठ के कि लाइक मैं आपको 1000 बैकलिंक्स दे दूंगा, $5 में आपको 10,000 बैकलिंक्स दे दूंगा। ऐसे नेटवर्क्स बिकना शुरू हो गए। तो हुआ क्या कि जो ट्रिक को जानते थे वो वेबसाइट्स ने बैकलिंक्स परचेज करके अपनी वेबसाइट्स को दिनों में रैंक करना शुरू कर लिया, और उनकी वेबसाइट के ऊपर क्वालिटी का कंटेंट नहीं था। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए गूगल ने पेंगुइन ये अपडेट निकाली, एल्गोरिथम। ये क्या हुआ कि जब बैकलिंक्स की क्वालिटी, क्वांटिटी
और रेलिवेंसी, तीनों चीज़ों को चेक करता है कि कितनी बैकलिंक्स मिल रही हैं, क्या वो उसकी जो जिन बैक वेबसाइट से वो लिंक मेरी वेबसाइट की तरफ लग रही है, क्या वो वेबसाइट अथॉरिटी वाली या अच्छी वेबसाइट है, या कोई स्पैम कर रही है यूज़र्स के साथ। तीसरा, क्या वो रेलिवेंस भी है, यानी फॉर एग्जांपल मेरी माउस की वेबसाइट है और मैंने पंखे वाली वेबसाइट से मेरी मुझे बैक लिंक मिल रही है तो इज़रेलीवेंट है, या ट्रैवलिंग वाली वेबसाइट से मुझे बैक लिंक मिल रही है तो इज़रेलीवेंट है, वो उसका नहीं बनता वो कंसेप्ट। तो रेलिवेंसी आज के दौर के अंदर रेलिवेंसी, क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। अगर आप एक ही बैकलिंक बना लो, किसी अच्छी सी बना लो, इनफ है। ना भी बनाओ तो इस अपडेट से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ ना, वो ये हुआ कि गूगल ने गूगल इससे पहले ना गूगल के जो वे ऑफ स्ट्रक्चर है ना, काम करने का अंदाज, उसमें बैकलिंक्स का बड़ा रोल है। क्योंकि हमने भी देखा है कि जो गूगल का क्या नाम है, वो बॉट है, वो एक लिंक से दूसरे लिंक, दूसरे लिंक से तीसरे लिंक, इस तरह से ट्रैवल करते हैं। लिंक्स का बड़ा रोल है, तो लिंक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो किया जा सकता था, तो बड़ी इंपॉर्टेंस मान गई थी, लोग लिंक्स लिए जा रहे थे। इस अपडेट के बाद गूगल ने लिंक्स का जो एक फैक्टर था रैंकिंग के लिए, वो ज़रा कम कर दिया। अब हम बगैर लिंक्स के रैंक कर सकते हैं अगर हम क्वालिटी का कंटेंट दें। तो 2012 के अंदर ये अपडेट आई, इसने स्पैमी और इररिलेवेंट बैकलिंक्स को पिक करना शुरू कर दिया। अच्छा, ओवर ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट भी है कि फॉर एग्जांपल आपने 100 जगह से बैकलिंक्स लिए और 100 के 100 वेबसाइट्स के अंदर आपने अपना कीवर्ड्स लिखवा दिया, तो वो इजीली ट्रेसेबल है कि आपने एक 100 बंदे, 100 वेबसाइट, 100 ओनर्स, 100 के 100 लोग एक ही कीवर्ड को टेक्स्ट यानी कि एंकर टेक्स्ट रख रहे हैं, तो मसला तो है कुछ, तो डिटेक्टेबल है। इस चीज़ों को भी ये डिटेक्ट कर लेता है। आगे, इट आल्सो रिड्यूस द वेट ऑफ द बैकलिंक्स रिगार्डिंग रैंकिंग फैक्टर। तो रैंकिंग फैक्टर जो था, बैकलिंक्स आज भी है, लेकिन उसका उतना पोटेंशियल नहीं रह गया कि जिसके ऊपर हम फोकस करें शुरू में, तो ख़ास तौर पे। अच्छा जी, वेब्स पे नीचे कुछ लिखे हुए हैं, ये इन्होंने वेबसाइट्स को पेनलाइज करना शुरू कर दी, जिनकी वेबसाइट्स, जो मेरी वेबसाइट वैसे स्पैमी बैकलिंक्स की वजह से पेनल्टी खा चुकी है एक दफ़ा या शायद 2 दफ़ा। वो ऑटोमेट बनी हुई थी शुरू में, खुद ब खुद स्पैमी बैकलिंक्स बनना शुरू हो गई थी, और कुछ रिसेंटली वो शायद इंडियंस थे कोई, उन्होंने भी बनाई हैं वेबसाइट्स की स्पैमी बैकलिंक्स। तो वो पेनल्टी क्या होती है, गूगल या तो रैंकिंग से हटा देता है, या हमें रैंकिंग थोड़ी कर देता है, पीछे कर देता है। अच्छा, साइट्स वर हिट विद द पेनल्टीज रिलेटेड रिजल्टिंग इन ट्रैफिक ड्रॉप्स, सेम, कि उनकी ट्रैफिक बहुत कम हो जाती है। क्लीनिंग अप योर लिंक प्रोफाइल, इसका सोल्यूशन ये होता है कि या तो आप उन सारी वेबसाइट से रब्ता करो, भाई टाटा खुदा दा वास्ता मेरी लिंक हटा दो, या फिर आप गूगल को जाके बताओ कि भाई ये जो सारी बैकलिंक्स मुझे दे रहे हैं ना, इनसे मेरा ताल्लुक नहीं, ये मुझे नहीं पता कहाँ से बनी, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। वही ना, जो बैकलिंक्स बन रही होती हैं वो फॉलो भी हो सकती हैं, नो फॉलो भी हो सकती हैं, तो वो चाहे अगर किसी स्पैमी सोर्स से बनी है, चाहे वो फॉलो है चाहे वो नो फॉलो है, उससे जान छुड़वानी है, चाहे वो उनसे वेबसाइट से ताल्लुक़ करके, चाहे गूगल को बता दें कि भाई उससे मेरा, मैंने रिसेंटली जो गूगल को रिपोर्ट दी थी उसमें कोई 500 प्लस लिंक्स थी, जो मैंने उसे बताया था कि भाई ये इनसे मेरा लेना देना कोई नहीं है। अच्छा, आखिर पे है कि लिंक्स को परचेजिंग जो है ना, आज भी बिकती हैं लिंक्स, मज़े की बात है। तो लिंक्स की जो परचेजिंग है वो इजीली डिटेक्टेबल है, और वो कोई एक अच्छा, मेरे दोस्त है तो हमने इकट्ठे ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी वैसे, काफ़ी देर हो गई इस बात को। उसने ना मुझसे पूछा, यार कि ना बैकलिंक्स कहीं से मिलती हैं, तो मैंने लेनी है। तो एक वेबसाइट है वैसे, कंपनी है प्रॉपर, वो बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, उनकी बैकलिंक्स अच्छी होती हैं फिर भी। तो खैर, वो मैंने किसी दोस्त से पूछा, यार इस तरह से कोई लिंक है तो वेबसाइट तो बताएं। उसने मुझे वो बताई, मैंने ऐसे ही उसको कॉपी पेस्ट करके दूसरे दोस्त को भेज दी कि यार ये वेबसाइट यहाँ से मिलती हैं, $5 के अंदर अच्छी खासी वो बैकलिंक्स देते हैं। तो दोस्त ने चुपचाप ले ली, और मैंने ना वो, खुद मेरा वैसे फोकस था ही नहीं कभी भी बैकलिंक्स के ऊपर, तो मैंने वो लिंक भेजी अपने टीचर को, सर यहाँ से बैकलिंक्स लेना, क्या सूटेबल रहेगा या नहीं। उसने वो बैकलिंक्स ले ली, परचेज कर ली। विद इन अ वीक शायद वो उसका दोबारा मैसेज आता है, यार उस्मान वो मसला हो गया। क्या हो गया?
कहता जिन कीवर्ड्स के लिए वो ली थी ना मैंने बैकलिंक, वो सारे कीवर्ड डी रैंक हो गए। मतलब जिनके ऊपर रैंकिंग्स मिली भी थी ना, वो रैंकिंग्स ख़त्म हो गई उसकी, सिर्फ बैकलिंक्स लेने से, एक वीक के अंदर अंदर। और मैंने वो टीचर को मैसेज किया था, उसका सर का रिस्पॉन्स आया कि भाई यहाँ से कभी कभी भी नहीं लेनी। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट भी हो गया खैर, लेकिन उसकी वेबसाइट काफ़ी ड्रॉप हो गई। लाइक मैंने तो उसने पूछी, मैंने बता दी, अब मैंने भी तो ले सकता था, लेकिन मैंने वो रिस्क नहीं लिया। तो वो वेबसाइट नहीं वो दोबारा वो चला सका, तो वो काफ़ी ड्रॉप हो गई। तो बैकलिंक्स परचेज नहीं करनी, खुद बना लें। मैंने रिसेंटली ली भी हैं बैकलिंक्स, वो एक ली थी 3000 के अंदर एक बैकलिंक। वो क्या होता है कि हम दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर जाके ना गेस्ट पोस्टिंग उसे कहते हैं, बैकलिंक्स वाले उसमें देखेंगे भी, हम उनकी जाके अच्छी वेबसाइट्स को ढूंढते हैं खुद, उनको मैसेज करते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करने के बाद उनसे कहते हैं यार कि भी अच्छी वेबसाइट्स को हम पर्सनली ढूंढते हैं, पहले ढूंढ के फिर उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई पैसे लेने पैसे ले लो, या वैसे ही यार एक आध लिंक दे दो रेलिवेंट वेबसाइट्स के ऊपर। तो वो मैंने ली भी थी कुछ। अच्छा जी, अगर पेंगोन या किसी भी अपडेट के हत्थे चढ़ जाओ आप, आपकी वेबसाइट, तो होता क्या है, होता ये है अचानक से आपकी वेबसाइट एक ड्रॉप आता है ट्रैफिक के अंदर। जो हज़ारों लोग आ रहे होते हैं वो अचानक से गिर जाते हैं। अब ये अ, इस तरह से ड्रॉप, अच्छा ये जो होता है ना अप डाउन, ये एक नॉर्मल चीज़ है एस के अंदर। हमारा जो है ना, जैसे हार्ट बीट चलती है ना, हार्ट बीट एक चलती रहती है, कभी 5-10 विजिटर्स ज़्यादा, कभी 5-10 विजिटर्स कम, ये चलता रहता है, ये नॉर्मल है, ये अप डाउन नॉर्मल है, इसकी खैर है। लेकिन जब अचानक से ड्रॉप आ जाए, तो वो उसका मतलब है कि आप किसी अपडेट के हत्थे चढ़ गए हैं, और उसके बाद फिर यही सूरत हाल होती है कि हम तकरीबन कोई 60-70% जो है ना वो वेबसाइट ट्रैफिक को ड्रॉप कर बैठते हैं। ट्रैफिक ट्रैफिक ड्रॉप होगी तो अल्टीमेटली हमारा वो भी, क्या नाम है, इनकम भी ड्रॉप हो जाएगी। ठीक हो। अच्छा ये अभी कभी ना भी पता लगे इस तरह का सीन बन जाए ट्रैफिक के साथ, तो फिर पहला जो वे होता है ना देखने का हुआ क्या है, तो वो सबसे पहली चीज़ ही होती है कि अपडेट्स देखें को इस टाइम तो नहीं कोई अपडेट चल रही गूगल की। अगर नहीं है तो फिर पुरानी अपडेट्स पे गौर करेंगे, आपने कोई गलती तो नहीं कर ली। लाइक ये तो इतना है ना, जब मुझे फर्स्ट टाइम पेनल्टी लगी थी बैकलिंक्स की वजह से, तो ये ज़ीरो हो गया था, ज़ीरो से भी नेगेटिव में ख़त्म हो गई थी, ख़त्म हो गई थी गेम बिल्कुल ही। तो मैं बड़ा भागा, ये चीज़ें वो थी, किसी ने बताई नहीं थी कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है। हमें तो वही ख्वाब दिखाए गए थे कि भाई आप आर्टिकल लिखोगे और ट्रैफिक का ऐसे बूम आता रहेगा और आप चलते रहोगे। वो मेरे साथ अचानक ये सीन बन गया, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये तो किसी ने बताया नहीं कि ऐसा भी होता है। वो फिर बड़ा भागा इधर उधर, काफ़ी लोगों से डिस्कस डिस्कस किया। एट दी एंड आगे कोई ख़ास सलूशन नहीं मिला, फिर मैंने खुद ही चेंजेस किए थे। एक बैकलिंक्स के ऊपर फोकस किया था, दूसरा कंटेंट के अंदर कुछ प्लेजरिज्म था मेरे, तो वो इम्प्रूव किया था, तो बेहतर हो गई थी वेबसाइट्स। यानी हम रिकवर रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वो प्रेजेंट मोमेंट पे हमें धचका ज़रूर लग जाता है एक। नेक्स्ट है जी पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर क्या हुआ कि हमारा जो किसी भी वेबसाइट पे हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल फलानी कोई भी वेबसाइट ओपन कर ली, तो वेबसाइट जो स्क्रीन के अंदर नज़र आएगी आपको, जितना पोर्शन स्क्रीन के अंदर नज़र आएगा, चाहे अगर आपने मोबाइल से ओपन की तो मोबाइल के अंदर जितनी की आपको वो वेबसाइट नज़र आ रही है, अगर लैपटॉप में ओपन की तो वो लैपटॉप में जितनी की आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। वो वाला जो पोर्शन है वो इस अपडेट के बाद इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि यूज़र को सबसे पहले आपका यही स्क्रीन नज़र आनी है सबसे पहले। इस स्क्रीन के अंदर कोई अगर एड्स हैं तो वो लिमिटेड एड्स हों, ज़्यादा एड्स ना हो, आपका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा कंटेंट हो, यूज़र को इंगेज करे। तो यानी कि इस लिहाज से ना ये जो मेन स्क्रीन है, हमने शायद पेज यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर बात की थी, तब मैंने कहा था एटलीस्ट आपका ये स्क्रीन वाला जो पोर्शन है इसमें वो कमी कोताही ना हो, ये बेहतर हो। उसकी रीज़न सिंपल है कि ये गूगल के नज़दीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूज़र ने भी सबसे पहले यही चीज़ जाकर देखनी होती है।
अच्छा जी, इसने उन वेबसाइट्स की रैंकिंग को कम कर दिया जिनकी वेबसाइट के अंदर अबव ऑफ द फोल्ड, अबव ऑफ द फोल्ड मतलब ये वाला पोर्शन जो स्क्रीन पे सबसे पहले नज़र आएगा, उस साइट के अंदर, उस पार्ट के अंदर अगर कंटेंट अच्छा नहीं था या एड्स बहुत ज़्यादा लगाए हुए थे, तो उन वेबसाइट्स को उन्होंने डी रैंक करना शुरू कर दिया इस अपडेट ने। अच्छा जी, हिमिंग बर्ड ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है गूगल की अपडेट्स के अंदर। इसमें क्या हुआ, जो हम पीछे देख के आ रहे हैं पैंडा अपडेट्स, ये वाली जो कि कंटेंट को थिन यानी कि घटिया कंटेंट को पकड़ती थी। उसके बाद पेंगुइन जो कि घटिया बैकलिंक्स को पकड़, दो ही चीज़ें होती हैं ना रैंक करने के लिए, या तो आपका कंटेंट अच्छा हो या आपको बैकलिंक्स अच्छी मिली हो। तो यहाँ पे क्या था, कंटेंट भी अच्छा नहीं था और यहाँ पे बैकलिंक्स जो घटिया, जो ट्रिक यूज़ करने की कोशिश कर रही थी, इन दोनों को कंबाइन करके ये अपडेट आई, ये वाली। इसमें क्या है कि अगेन वही, इसको रीड कर लेते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। हैंडल्स कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड डेंसिटी का नाम दे लें या कीवर्ड स्टफिंग का नाम दे लें, टू इम्प्रूव कंटेंट क्वालिटी एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ओवर ऑप्टिमाइज कंटेंट। जब हमने ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस ओवर ऑप्टिमाइज का कंसेप्ट देखा था, वो भी यही है। एंड न्यू, अब जो है इस अपडेट के बाद कीवर्ड की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई। इंपॉर्टेंस किस चीज़ की आ गई, इंटेंट। नाउ सर्च इंटेंट्स मैटर। कीवर्ड स्टफिंग खत्म हो गई, कीवर्ड डेंसिटी खत्म हो गई। अब यूज़र की इंटेंट अगर आपका आर्टिकल पूरा करता है तो आप अच्छे हैं, अगर नहीं करता तो फिर आप बुरे हैं। ओके, वेबसाइट अगर देखिए, सिंपल सी रीज़न है, इंटेंट पूरी होनी चाहिए यूज़र की आज के दौर के अंदर। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। कीवर्ड्स हम जस्ट टॉपिक को फाइंड करने के लिए करते हैं इनिशियल, कि हम किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखें। उस टॉपिक को अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं या उस टॉपिक की बैक पे यूज़र की जो इंटेंट थी वो इंटेंट नहीं पूरी कर पा रहे, तो वो गूगल हमें या तो रैंक करेगा नहीं, या बहुत दूर जाकर रैंक करेगा जहाँ पे हमें क्लिक्स ही नहीं आएंगे। सिंपल। तो इंटेंट जो है वो पूरी होनी चाहिए आपकी उससे, आर्टिकल से। अगली जी, मोबाइल फ्रेंडलीनेस। इससे पहले क्या होता था, 2014 से पहले वेबसाइट्स के ना, शायद अगर आप लोग पुराने इतने हैं, अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो इस चीज़ को, वेबसाइट्स के दो वर्जन्स बना करते थे, डिफरेंट वेबसाइट्स होती थी। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर मोबाइल फ़ोन फेसबुक यूज़ करनी है ना, तो अगर लैपटॉप पे यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा facebook.com। अगर मोबाइल पे ओपन करनी तो m.facebook.com होती थी। कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया इसका? होता ना। तो वो क्या होता था कि मोबाइल के लिए अलग से वेबसाइट्स बनती थी, डेस्कटॉप के लिए अलग से वेबसाइट बनती थी। जिस यूज़र ने आके भाई facebook.com लिखा है, अगर वो लैपटॉप पे तो उसको लैपटॉप वाली वेबसाइट दिखाई जाएगी, जो मोबाइल पे उसको मोबाइल वाली वेबसाइट दिखाई जाएगी। तो इस अपडेट में गूगल ने ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि जो बंदा मोबाइल पे आके वेबसाइट ओपन करे तो उसको आपकी वेबसाइट अच्छे से नज़र आए, जो आप बना रहे हैं उनके लिए। इस अपडेट के बाद अब जब आप वेबसाइट बनाते हैं और गूगल आपकी वेबसाइट को आके विजिट करता है, तो वो ये नहीं देखता कि आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे कैसी ओपन होती है। गूगल आके सबसे पहले ये देखता है कि मोबाइल पे कैसी ओपन होती है आज के दौर के अंदर। रीज़न, तकरीबन 60% सर्चेज जो हैं वो मोबाइल से होती हैं। लैपटॉप की अहमियत कम हो गई है। अब लोग सफ़र में हैं तो मोबाइल निकाला सर्चेज कर लें। जो वेबसाइट नज़र आएगी वो मोबाइल पे कैसी नज़र आएगी, ये उसकी प्रायोरिटी है गूगल की आज। ठीक हो गया। लेकिन आज जो वेबसाइट्स बनती हैं वो डिज़ाइन ही इस तरह से हुई होती हैं कि वो ऑटोमेटिकली मोबाइल के लिहाज से बन जाती हैं। यानी कि सेम वेबसाइट है, सेम वेबसाइट को मोबाइल पे ओपन कर लें, सेम वेबसाइट को आप लैपटॉप पे ओपन करें, कोई फ़र्क नहीं आएगा, अच्छे से ओपन हो जाती है। मतलब सर जब बनते थे वो वीडियो या तस्वीरें शुरू में तो शो हो रही कीवर्ड के लिए जब हम किसी के लिए सर्च करते थे तो हम देखते स्निपेट बन रहा है या नहीं बन रहा लेकिन वो तो लैपटॉप पे देखते थे। हाँ, उसकी तो खैर है, वो उसकी खैर है। तो तो वो जब हम मोबाइल पे नहीं देख सकते उसके कहाँ से उसको। नहीं, फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, एक माइनर फ़र्क है, ये इग्नोरेबल है अभी के लिए। फ्यूचर में शायद इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाए तो। इस बात की समझ ला कि मोबाइल के लिए आपकी वेबसाइट अच्छे से हो, लेकिन ये कितना कोई, वो क्या कहते हैं ना कि डरने वाली बात नहीं है इसमें। वो अब जो वेबसाइट्स बनती हैं वो ऑटोमेटिकली मोबाइल फ्रेंडली होती हैं, लेकिन ये है कि गूगल अब मोबाइल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है डेस्कटॉप के इस पर।
अच्छा जी, अगली चीज़ है रैंक ब्रेन के नाम से। इसमें क्या था, तकरीबन 20% गालबन सर्चेज ऐसी होती हैं गूगल के ऊपर पर डे जो न्यू होती हैं, जिसको गूगल को भी पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, ये सर्च क्या कर दिया उसने। मे बी कोई चीज़ न्यू आ गई हो, मे बी उसने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी हो, मे बी उसने कोई सर्च ही किसी इस अंदाज में किया हो। लेकिन ये है कि 20% अराउंड सर्चेज ऐसी होती हैं जिसको गूगल को खुद भी नहीं पता होता ये है क्या चीज़। तो इस तरह की क्यूरीज के ऊपर अब गूगल ने कुछ तो रिजल्ट्स देने हैं लोगों को। तो इस चीज़ को समझने के लिए, उन क्यूरीज को समझने के लिए या उन कीवर्ड्स को समझने के लिए ये अपडेट थी रैंक ब्रेन। इसमें जस्ट गूगल को उन क्यूरीज की, उन कीवर्ड्स को समझने में हेल्प होती है कि अब इसके ऊपर मैं क्या दिखाऊं यूजर्स को। दी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ ये अपडेट है, और मेरे नज़दीक इस अपडेट का इफ़ेक्ट नियर फ्यूचर में जो आने वाला है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यूँ समझें कि मुझे ये लगता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये अपडेट ना सिर्फ एसईओ के लाएगी। क्यों पूछेगा कि एसईओ क्या है, तो उसे ये कहा जाएगा ईट एसईओ। अब ये क्या है कि एक्सपर्टाइज, ईट जो है ना मुखफ़फ़ है एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी और ट्रस्टवर्दीनेस का। इसमें क्या होता है कि जो वेबसाइट, और जिस वेबसाइट पे वो टॉपिक लिखा जा रहा है, कोई आर्टिकल लिखा जा रहा है, वो वेबसाइट और वो जो बंदा लिख रहा है, जो ऑथर है उस आर्टिकल का, वो उस टॉपिक के अंदर कितना एक्सपर्ट है, वो बंदा उस टॉपिक के अंदर कितनी की अथॉरिटी रखता है, और उस बंदे पे कितना का ट्रस्ट किया जा सकता है कंटेंट पे या बंदे पे, ऑथर पे। इवन के इस अपडेट के बाद गूगल उन ऑथर्स की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को भी फॉलो करना शुरू कर रहा है, क्योंकि क्या वाकई ये कि वो बंदा है, जिस वाकई वो बंदा जो ट्रैवलिंग भी करता है और वो आर्टिकल वो बाकी ट्रैवलिंग के ऊपर लिख भी रहा है। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि नहीं, आपने मुझे आपकी वो पता है ना कि वो क्या नाम है नीश का, तो मैं इसलिए उस नाम ले रहा हूँ। तो इसमें आपकी वेबसाइट की भी अथॉरिटी, उस बंदे उस ऑथर की भी अथॉरिटी, ये बहुत बड़ी ये वो थी, अपडेट थी। इसका इस वक्त इतना कोई रोल नहीं है अभी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे ये लगता है कि फ्यूचर में गूगल थोड़ा पर्सनल हो गया, लोग उस ऑथर की तरफ फोकस करेगा। जिस ऑथर को वो पहले से जानता उसको ज़्यादा रैंक करेगा, जिसको ऑथर को वो नहीं जानता उसको इतना रैंक नहीं करेगा। तो हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है अगर आपने इस अपनी प्रोफाइल्स बनाए। इसी भी मैं अभी आने लगा था इसको हैंडल कैसे करना है। तो बात क्या चल रही थी, हाँ, गूगल के पास ना एक तो बॉट्स हैं जो कि आके वेबसाइट्स को देखते हैं, जो मशीन्स हैं। गूगल के पास कोई अराउंड 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं वर्ल्ड वाइड, जो गूगल के बॉट्स की जगह वेबसाइट्स को एनालाइज करते हैं मैनुअली। वो खुद बंदे हैं मेन ह्यूमंस हैं, ओपन करते हैं वेबसाइट्स को। उनकी सारी गूगल ने उनको गाइडलाइंस दी हुई हैं कि ये चीज़ें चेक करनी है आपने। उनमें से ईड भी है कि वो बंदा कौन है, क्या करता है, उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं। वो उनको मैनुअली उन वेबसाइट्स को चेक करते हैं। मैनुअली चेक करने के बाद उन बॉट्स को, जो कि मशीन्स हैं गूगल की, उनको वो बताते हैं कि अच्छा ये इस वेबसाइट के बारे में हमने ये एनालाइज किया है। वो फिर वो बार्स उन वेबसाइट को उस लिहाज से रैंक या डी रैंक जो भी है वो करता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को इग्नोर कभी भी नहीं किया जा सकता ईड की। और लेकिन ये है कि हम इसको हैंडल कर सकते हैं। हैंडल इस तरह से कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक कॉन्टैक्ट पेज बनाएं, या एटलीस्ट अबाउट पेज बनाएं, कि आप अपने बारे में वहाँ पे लिखिए, मैं कौन हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ, इस टॉपिक के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता है, क्या नहीं पता, ये सारी चीज़ें। आथर का पेज बनाएं कि मैं फ़लाना आथर है हमारी वेबसाइट पे, उस फलाने आथर की बायो, प्रोफाइल, सोशल मीडिया के लिंक्स, ईमेल, तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे लोग पर्सनली उस बंदे को आगे देख भी सकें, वो ऑडियंस भी, गूगल भी। और अपनी एक और चीज़ होती है, समटाइम्स शायद आपने ब्लॉग अगर विजिट की हो तो राइट साइड पे बंदे की पिक्चर
और साथ में उसकी वो आ रही होती हैं डिटेल्स के ये बंदा ये करता है फलाना ढिमकाना, अथर बायो या अथर प्रोफाइल के नाम से। हाँ, प्रोफाइल तो वो यानी कि ऐसा कुछ लिखें जहाँ पे आप, अब ज़रूरी नहीं है कि आपने अपना फ़ोन नंबर तो डेफिनेटली नहीं देते, मैंने खुद कभी नहीं दिया। ईमेल एक ऐसी चीज़ है जो कि दी जा सकती है, और वेस्टर्न के अंदर ईमेल एज अ फ़ोन नंबर ही काउंट होती है। तो ईमेल दें, सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स है जैसे इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो वो कुछ देना चाहें अगर आप तो शेयर कर सकते हैं, बेशक वो आपका पर्सनल अकाउंट भी है तो एटलीस्ट आपने शेयर किया हुआ है। इस तरह की चीज़ों से इसको हैंडल किया जा सकता है ईट को। अगर आपकी वो पर्सनल वेबसाइट है जैसे मैंने अपने नाम से बनाई हुई है, उसकी लिंक दे लें भाई मैं ये बंदा हूँ। अब मैं देता हूँ वैसे कि ये आथर की अपनी प्रोफाइल है जहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं उसको। तो इस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है। चलें। अच्छा जी, पीछे हमने रैंक ब्रेन के नाम से देखी, गूगल के पास ऐसी क्यूरीज जिसका गूगल को खुद नहीं पता, उसके लिए रैंक ब्रेन 2015 में। 2019 में ये बर्ट के नाम से आई। बर्ट भी एक मुखफ़फ़ है। ये क्या होता है? बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफार्मर्स। बड़ा मुश्किल सा है, इसको मैं अगली स्लाइड में क्लियर करता हूँ। ये भी जस्ट इसी चीज़ का था कि जो क्यूरीज न्यू होती हैं गूगल के लिए उसको समझने में गूगल की हेल्प करता है, कि ये है क्या चीज़, इसमें क्या दिखाना है यूज़र्स को। अब ये जो मुखफ़फ़ है ये क्या होता है? ये एक न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक प्रोसीजर है जहाँ पे मशीन्स किस तरह से लैंग्वेज को प्रोसेस कर सकती हैं। एआई मॉडल है ये, मशीन लर्निंग का प्रोसीजर है न्यूरल लैंग्वेज के अंदर। वहाँ पे इससे पहले क्या होता था? सिंगल डायरेक्शन, ये ना बी से है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शन मतलब बोथ साइड्स पे। हम फॉर एग्जांपल लैंग्वेज को किसी भी रीड करने लगते हैं ना, तो मैं ऐसे रीड करूँगा न्यूरल लैंग्वेज। तो बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि अगर लैंग्वेज में मैं खड़ा हूँ तो दोनों साइड्स पे रीड करना शुरू करूँ, लेफ्ट भी राइट भी। तो बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि बोथ साइड्स। इट्स इन दिस वे एआई विल रीड कंटेंट इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है। इनकोडर का मतलब होता है कि जो रीड कर रहे हो उसको समझो ये क्या कह रहा है। इट अंडरस्टैंड द मीनिंग आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट रीड कर लिया, अच्छा ये क्या कह रहा है अब। दैट्स नेक्स्ट है इनकोडर रिप्रेजेंटेशन, कि अब जो समझा है वो बताओ भी ये क्या कहना क्या चाह रहा है। इट रिप्रेजेंट्स व्हाट इनकोडर हैड अंडरस्टैंड। अब इसके नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, अगर कोई सर्च करता है गवर्नमेंट जॉब फॉर्म तो ये वो आके ये नहीं चेक करना चाह रहा कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है या जॉब्स की परफॉर्मेंस कैसी है, उसने 1 करोड़ जॉब्स दी हैं या नहीं दी। वो आके कुछ जॉब का फॉर्म फिल करना चाहता है, अवेलेबल होंगी तो। इट बेटर हेल्प्स। अच्छा, इसमें हमारे एस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमें उल्टा अच्छा इसकी रिजल्ट्स देखने को मिले। क्वांटिटी में भी कम हो गई हो इस अपडेट की वजह से, लेकिन क्वालिटी पे इम्प्रूवमेंट्स आई कि गूगल ने वाकई कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिखाना शुरू किए यूज़र्स को रेलिवेंट, कि वाकई यूज़र ये चाह रहा है। इस अपडेट से एक और भी मतलब निकलता है यूज़र्स, गूगल इस अपडेट से जो एक्चुअल में जो चाह रहा था वो इमोशंस समझना चाह रहा था, इमोशंस बिहाइंड उन वर्ड्स के पीछे, कि भाई ये चाह क्या रहा है, यूजर्स चाहता क्या है। एक तो वर्ड्स बता दिए, उस इमोशंस में जाना चाहता है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल को कहता है ना कि बड़ा गुस्से में हमारे जैसे यहाँ पे यूज़ होता है, कुत्ते मैं तेरा फ़ोन पी जाऊँगा। अब अगर यही सेम स्टेटमेंट चाइना में बोली जाए तो शायद बाकी वो कुत्ते का खून पीना चाहता हो, तो वहाँ पे कुत्ते वगैरह खाते पीते रहते हैं। अब हमारे यहाँ उसका मतलब कुछ और है, चाइना में कुछ मतलब और है। तो इसके पीछे सिर्फ इमोशंस कनेक्टेड हैं, और इस तरह की चीज़ें बर्ड गूगल को समझने में हेल्प करती है। एक और भी रिसेंटली वैसे किसी ने बताई थी मुझे कि वो फॉर एग्जाम्पल गूगल पे सर्च करते हैं, मैंने ट्राई नहीं किया कि हाउ टू डू सुसाइड, खुदकुशी कैसे करनी है। तो उसको गूगल ये नहीं दिखाता कि सुसाइड कैसे करनी है, उसको गूगल डॉक्टर्स के पेजेस दिखाता है, साइकोलॉजिस्ट के, भाई उसके पास जा तू, वो तुझे बताएगा। क्योंकि गूगल समझता है चीज़ों को ना, लाइक अल्टीमेटली। अच्छा, अगली जो चीज़ है स्मिथ। स्मिथ बर्ड की एक्सटेंशन थी, एक नेक्स्ट वर्जन था बिट इसका बर्ड का ही। जस्ट इससे हुआ क्या कि बर्ड से
क्यूरीज की समझने की जो स्पीड थी वो गूगल की थोड़ी तेज़ हो गई। 400 टाइम्स गूगल थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कर गया, स्पीड तेज़ कर ली समझने की उसने, लैंग्वेज की स्टडी करने की। अब ये जो वर्ड है ये सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर, ये क्यूरीज के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन रिसेंट थ्योरीज हैं, एक कंसर्न्स हैं कह लें ऐसी, उसके वर्ड जो है वो कंटेंट भी रीड करता है हमारा आर्टिकल्स। अच्छा जी, 2021 आ गया, लास्ट ईयर बड़ा ख़तरनाक साल था। कोरोना के मैं बावजूद कोरोना के बावजूद मई अप्रैल के अंदर आई थी अपडेट, ये गूगल प्रोडक्ट रिव्यूज़ अपडेट स्पेसिफिक थी। अच्छा, इससे पहले क्या होता है, गूगल ना वैसे ही बताता कि हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपडेट्स निकाल रहे हैं, हम अपनी फलानी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए अपडेट्स निकाल रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी अपडेट थी स्पेसिफिक जहाँ पे गूगल ने टारगेट किया कि हम सिर्फ प्रोडक्ट्स वाली वेबसाइट्स को टारगेट कर रहे हैं। तो ठीक है, इस अपडेट से क्या हुआ, गूगल ने उन वेबसाइट्स को जिन्होंने क्वालिटी का कंटेंट नहीं दिया था, रिव्यूज़ अच्छे नहीं लिखे थे, उन वेबसाइट को थोड़ा डाउन करना शुरू कर दिया। उनको ये नहीं किया कि हम उनको वैसे उठा के बाहर फेंक देगा रैंकिंग से, ये किया कि उनकी रैंकिंग्स को कम कर दिया। जस्ट जो क्वालिटी के रिव्यूज़ लिख रहे थे उनको इम्प्रूव, मेरी यहाँ से इम्प्रूवमेंट्स अच्छी हुई थी, बेहतर हो गई थी, मुझे इस अपडेट का बड़ा फ़ायदा हुआ था। तो डील विद द प्रोडक्ट रिव्यू साइट्स, जो प्रोडक्ट्स या कुछ सर्विसेज की रिव्यूज़ जो करती हैं, फॉर एग्जांपल कोई सर्विसेज लाइक प्लम्बर की किसी की वेबसाइट है, तो प्लम्बर एक सर्विस वाला सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट नहीं बेचता। तो कोई वेबसाइट सर्विसेज यानी प्लम्बर्स को वो रिव्यू करती है, तो वो सर्विस रिव्यू वेबसाइट काउंट होगी। तो चाहे वो सर्विस रिव्यू कर रही है, चाहे वो प्रोडक्ट्स रिव्यू कर रही हैं, ये अपडेट उनके लिए थी। अच्छा, यहाँ पे कुछ गूगल ने रिकमेंडेशंस करना शुरू की कि आप एक्सपर्ट नॉलेज रखें उस टॉपिक के ऊपर जिस पे आप प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हैं। हाउ इट परफॉर्म, आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, ये प्रोडक्ट परफॉर्म कैसा करता है, ये फील कैसा होता है अगर आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, हाउ इट यूज़, आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, और ये रियल टाइम कैसा एक्सपीरियंस देता है आपको। और ये जो प्रोडक्ट, अगर फॉर एग्जांपल आपने 5 प्रोडक्ट्स लगाए हैं एक ही आर्टिकल के अंदर, तो ये सिंगल प्रोडक्ट बाकी के 4 प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे है। ठीक है, वो कंपटीटर से डिफरेंट कैसे, उसके प्रोज एंड फायदे नुकसान दोनों बताएं। अगर उसका कोई पुराना वर्जन था, जैसे आईफोन 12 के बाद आईफोन 13 आ गया, तो आईफोन 13 के बारे में बात कर रहे हैं, तब ये भी बताएं कि आईफोन 12 से वो कैसे बेहतर है, आईफोन 12 में क्या चेंजेस थे करके ये 13 बना है। विच थिंग्स टू कंसिडर वाइल बाइंग, जब बाय कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, और फ्राम होम इट इज़ अ परफेक्ट प्रोडक्ट एंड स्कीमा, और उसके बाद स्कीमा डाटा का भी थोड़ा सा ख्याल रखें आप। तो ये गूगल की रिकमेंडेशंस थी कि भाई आप आर्टिकल जो लिख रहे हैं, जो रिव्यूज़ लिख रहे हैं, वो अच्छे लिखें, ये फलाना 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 फलाना। उसके बाद पेज एक्सपीरियंस की अपडेट आई, इसके ऊपर हमारा एक अलग से लेक्चर है। इसमें वही चीज़ थी कि आपकी स्पीड अच्छी हो, आपको यूज़र्स को अगेन इस अपडेट से पहले लोग एसईओज जो है ना वो बात किया करते थे कि लाइक अच्छा जी, एसईओ के साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी बेहतर कर लेना यूज़र्स का। तो इस अपडेट के बाद वो था ना वर्ड्स वर्ड्स है कि पेज एक्सपीरियंस एंड एसईओ। अब इस अपडेट के बाद क्या हो गया, पेज एक्सपीरियंस इज एसईओ, इतना सा चेंज है। तो पेज एक्सपीरियंस इज़ नाउ रैंकिंग फैक्टर, कि आपकी स्पीड अच्छी हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो, यूज़र्स को हर लिहाज से अच्छी प्रोटोकॉल्स आगे मिले आपकी वेबसाइट पे आके, तो उसको गूगल ने थोड़ा सा पसंद करना शुरू कर लिया। अच्छा, उसके बाद लिंक स्पैम्स के ऊपर फिर अपडेट आई, ये मेरे ख्याल में मई जून के अंदर जाके आई थी। ये क्या हुआ, बैकलिंक्स, बैकलिंक्स की एट्रीब्यूट्स। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा एक जोर दिया था गूगल ने, वो था एट्रीब्यूट्स के ऊपर। हमने देखा ना, नो फॉलो फॉलोड और स्पॉन्सर्ड के टैग्स देखे हैं लिंक्स के, तो गूगल ने इनके ऊपर, ये बड़े पहले से थे स्पॉन्सर्ड वगैरह के टैग्स, लेकिन वो गौर नहीं करता था, ध्यान नहीं देता, इसके ऊपर सीरियस नहीं लेते थे। ये स्पेसिफिक अपडेट निकाल के गूगल ने कहा ताड़ी ऐसी थी तैसी, और एट्रीब्यूट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। और मुझे याद है अच्छे से कि मैंने बैठ के पूरी वेबसाइट की सारी लिंक्स के वन बाय वन जाके एट्रीब्यूट चेंज किए थे, काफ़ी टाइम लग गया था, हालांकि वो ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी। तो बैकलिंक्स, उनकी एट्रीब्यूट्स,
अगर स्पैमी बैकलिंक्स हैं, ये सारी चीज़ों की गूगल ने इस अपडेट के अंदर रेलिवेंसी निकाली थी, और शायद भी इसके ऊपर हमारी बात हो चुकी है कि आप एट्रीब्यूट्स को एटलीस्ट ध्यान से देखेंगे, ख़ास तौर पे स्पॉन्सर्ड वाला टैग। ठीक हो गया। नेक्स्ट एक अपडेट आई मम के नाम से। ये फाइनल नहीं हुई अभी तक, इसके ऊपर काम चल रहा है। 2021 के अंदर ही है ये। बस एक जैसे एक मेटावर्स का नाम शायद आप लोगों ने सुन लिया होगा, मेटा या मेटावर्स, तो वो अभी भी फाइनल नहीं हुई, वो भी इनिशियल स्टेजेस के अंदर है, कंसेप्ट है, ये भी कंसेप्ट है, मम के नाम से इसके ऊपर वो काम चल रहा है। ये ना थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेगी सर चीज़। इसमें फॉर एग्जांपल ये जो सामने एक दो दरवाज़ा है, दरवाजे के ऊपर कलर है, कलर कुछ शेड्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये सर्च करता हूँ और सर्च करके कहता हूँ, सर्च करता हूँ तो यानी पिक्चर लेता हूँ, पिक्चर लेकर गूगल को देता हूँ, साथ में लिखता हूँ कि इससे रेलिवेंट मुझे कुछ इस डिज़ाइन के अंदर मुझे टी शर्ट्स दिखाओ, तो पूरे इंटरनेट से इससे रेलिवेंट मुझे टी शर्ट्स ढूंढ के देगा। फॉर एग्जांपल हमने मरी जाना है, हमें नहीं पता वहाँ पे मौसम कैसा है, मेरे पास एक जैकेट फॉर एग्जांपल यही है, तो मैं इसकी पिक्चर लेता हूँ कि मैं साथ में सर्च करता हूँ कैन इट आई वेयर इट इन मरी, तो मुझे बताएगा ये चल जाएगी या नहीं चलेगी। तो गूगल कुछ इस लेवल पे मम अपडेट से जा रहा है ऐसा ऐसा। इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एस के पर्सपेक्टिव से हमें आसानी होगी। फॉर एग्जांपल हमारा इस घटिया से डिज़ाइन से ये कोई टी शर्ट पड़ी थी मेरे स्टोर पे, वो बिक नहीं रही थी, किसी ने सर्च करके ढूंढ लिया, तो अच्छी बात है, मिल गई उसको। तो इससे अच्छा ही है, ट्रैफिक हमें थोड़ी क्वालिटी वाली ट्रैफिक मिलेगी, स्पेसिफिक जो यूज़र चीज़ ढूंढ रहा है उसको मिल जाएगी। तो एस की पर्सपेक्टिव से कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि वो कुछ थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। गूगल गूगल लेंस के नाम से कंसेप्ट है जहाँ पे आप जाके इमेजेस सर्च कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी डेवलपिंग स्टेज के अंदर है, काफ़ी अच्छी है इस वक्त भी, लेकिन ये जो अपडेट फाइनल हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 75 डिफरेंट लैंग्वेजेस, टेक्स्ट, इमेजेस, आप हर लिहाज से जो कुछ मर्जी चाहें सर्च कर सकते हैं इस अपडेट के बाद। दिसंबर में एक लास्ट अपडेट आई थी प्रोडक्ट्स के ऊपर, और इस अपडेट से जाके मेरी वेबसाइट जो है वो हिट हुई हैं, और इसी अपडेट के बाद जाके मैंने बच्चों को कहना शुरू किया कि रिव्यूज़ की साइट पे ना जाओ, दूसरी इंफॉर्मेशनल वाली साइट पे रह लो। और इस अपडेट के अंदर जाके गूगल ने कुछ दो पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। वो ये कि आप जब बाय का लिंक लगाते हैं, कभी अमेज़ॉन से जाके ख़रीद लो, तो आप सिर्फ अमेज़ॉन का नहीं, आप 2-3 स्टोर्स की लिंक्स देंगे वहाँ पे, एक से ज़्यादा। सेकंड उसका ये था कि आपने जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, या तो वो प्रोडक्ट आपका खुद है, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, या आपने वो प्रोडक्ट खुद यूज़ किया हुआ है पर्सनली। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो एफिलिएट वेबसाइट्स के लिए मुश्किल है, क्योंकि अगर मेरे फॉर एग्जांपल 5 प्रोडक्ट्स हैं एक पेज के अंदर, तो पहली चीज़ है कि हमने अमेज़ॉन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। अगर मैं डिफरेंट 3 मैन्युफैक्चर कंपनीज के साथ फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो तीनों के साथ मुझे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तीनों की अलग अलग बातें माननी पड़ेंगी, फिर जाकर उनके साथ मेरी इस्लाम दुआ बनेगी। फिर 5 प्रोडक्ट्स हैं इज इक्वल टू 5 लिंक्स, तो 5 लिंक्स मैं यहाँ से लूँगा एक के पास से, फिर 5 लिंक्स दूसरे से लूँगा, फिर 5 लिंक तीसरे से लूँगा, तो 15 लिंक्स मेरी वेबसाइट पे लग जाएंगे एक पेज के अंदर। उन 15 लिंक्स को मैनेज करना, कलेक्ट करना टाइम टेकिंग है। नेक्स्ट, अमेज़ॉन के साथ अगर आप चलते हैं तो अमेज़ॉन की पॉलिसी है कि जहाँ पे अमेज़ॉन की लिंक लगाएंगे वहाँ पे किसी और की लिंक नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो अमेज़ॉन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है या अकाउंट है वो बैन कर देगा, बंद कर देगा। अब हम कहाँ जाएँ। सेकंड जो रीज़न थी कि प्रोडक्ट या तो आपने खुद यूज़ किया हो, वो अब एक ही पेज के अंदर हम 5 या 6 प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, वो कहाँ से लाएं हम। तो ये कुछ आके यहाँ पे कुछ इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो गए। मे बी बहुत लिमिटेड से लाइक 1% चांसेस हैं कि इनमें से कुछ गूगल वापस ले ले,
कोई एक आध पॉइंट में भी, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट के बाद शोर मचा है एसईओ इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन चांसेस ना होने के बराबर है। तो इस रीजंस की बिना पे मैंने कहना शुरू कर दिया बच्चों को रिव्यू साइट्स पे ना जाएं, अभी इंफॉर्मेशनल साइट्स पे रहें। और अगर आपकी रिव्यू साइट्स हैं या रिव्यू में जाना ही चाहते हैं तो आप फिर एक रेशो रखें, लाइक 10 आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो आपके 8 आर्टिकल या 9 आर्टिकल इंफॉर्मेशनल हों, एक आर्टिकल रिव्यूज होना चाहिए जिस पे आप प्रोडक्ट्स बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सिंगल वेबसाइट थी जिस पूरी सॉरी अपडेट थी, पीछे जितनी भी अपडेट्स डिस्कस हुई हैं कहीं भी मसला नहीं मुझे क्रिएट हुआ, सिर्फ इस अपडेट पे आके मसला क्रिएट हुआ है मुझे मेरी वेबसाइट्स के लिए। उसकी रीज़न ये थी कि जब भी मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ या बनवाता हूँ किसी स्टूडेंट से, तो वो उनका अल्टीमेट, मेरा जो अल्टीमेट गोल होता है वो अगेन यूज़र्स ही होते हैं कि यूज़र को मेरी वेबसाइट कैसी नज़र आएगी, यूज़र को कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, यूज़र को इस मेरे आर्टिकल से फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा, यूज़र को हर लिहाज से यूज़र मेरे ज़हन में रहता है। और यही चीज़ गूगल के ज़हन में होती है। तो जब हम वेबसाइट्स बना रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं, तो अगर हमारे ज़हन में भी यूज़र है तो फिर हमें ये अपडेट्स या आने वाली फ्यूचर अपडेट्स कुछ नहीं कहेंगे, हमें उनसे शायद फ़ायदा ही होगा। लेकिन अगर हमने कोई ट्रिक आजमाने की कोशिश की, हम पीछे डिस्कस करके आ रहे हैं, हम जितनी भी ट्रिक्स हैं गूगल को पता है, तो कोई ट्रिक आजमाने की कोशिश की या शॉर्ट टर्म में घुसने की कोशिश की, मतलब थोड़ी देर के लिए कुछ नुस्खा चला लें हम, तो वो आज नहीं तो कल डिटेक्ट हो जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। फिर मसला बनेगा हमारे लिए, फिर ये जो अपडेट्स हैं उनसे हमें फिर घबराने की या टेंशन लेने की ज़रूरत है हमें फिर। तो अगर हम नई यूज़र को ज़हन में रखते हैं तो फिर इमरान खान में घबराना नहीं है, फिर चलते रहें। जी, क्वेश्चंस या चीज़ें, कोई कंसर्न्स आपके? तो ये वाला जो टॉपिक हमारा ऑफ पेजेस कितने इन्वेस्टर्स के हैं ऑफ पेज पे तो कुछ भी नहीं है, एक दिन में भी ख़त्म हो जाएगा। अभी सिर्फ हमारा कल का लेक्चर है, वो मे भी 2 लेक्चर्स में डिवाइड हो जाए। वो है पेज एक्सपीरियंस, जो पीछे बात हुई है उसी में हम कुछ टेक्निकल चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, टेक्निकल एसईओ की, और देन हमारे पास हाफ पेज एसईओ बच जाएगी। वो भी एक लेक्चर के अंदर, वो थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है, मे बी वो भी लेक्चर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए मे बी, लेकिन वो एक लेक्चर में ख़त्म हो सकता है। वैसे एक और चीज़ मैंने प्लान की है कि एक वीक की ना हम कुछ प्रैक्टिस रख लें एसईओ की। डेफिनेटली वो एसईओ के अंदर ना वेबसाइट्स को आपको मैनेज करना थोड़ा सा आना चाहिए। वेबसाइट्स कैसे काम कर रही हैं, वेबसाइट के अंदर चेंजेस कैसे करने हैं, लिंक्स कैसे लगानी है, या आर्टिकल ही लिखा पड़ा तो उसको वेबसाइट पे कैसे लेके जाना है, वो डेफिनेटली भी आपकी स्किल्स नहीं है, वो वर्डप्रेस में आएंगी। तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज है। तो मैं वो ये हम कर सकते हैं कि मैं जो लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स नहीं होंगे, हम जस्ट बैठ के कुछ वेबसाइट्स रैंडमली उठाएंगे और उनकी एसईओ को डिस्कस करना शुरू करेंगे कि एसईओ कैसे कर रहे हैं, उनका एसईओ का मोटिव क्या है, वो अच्छी है या नहीं अच्छी है, उनकी नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं उन वेबसाइट्स के। उससे ये है कि हमें प्रैक्टिकल कुछ सीखने को मिलेगा वेबसाइट्स को देख के। एक वीक हम 1-2 दिन करके देखेंगे, अगर अच्छा रहा तो हम वीक पूरा रख लेंगे, नहीं तो फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो या तो हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या फिर हम वर्डप्रेस की तरफ मूव कर जाएं। मैं बंद कर लूँ, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं।